अब की बार इंडिया की सरकार, अब इसको इंडिया कहूं या इंडी अलायंस कहूं, क्योंकि एक नया नामकरण इंडी अलायंस हो गया इसका। मैं तो इंडिया गठबंधन ही कहूँगा। इंडिया नाम से इतनी चिढ़ खासतौर से भाजपा वालों को क्यों हो गई? अगर भारत नाम हम रख लेते तो शायद ये भारत के साथ भी ऐसा करते। अभी हमने अपने चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का इंटरव्यू डाला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, 2024 में इंडिया मोदी को हरा भी सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सोनिया और राहुल इस गठबंधन में ना रहें। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को किसी सुब्रमण्यम स्वामी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब तो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो अब तो ठीक हो ही जाएगा सब। मोहब्बत की दुकान भी खोल दी है और उनकी दुकान पे अब लोगों को नफरत से नफरत हो रही है और मोहब्बत से मोहब्बत हो रही है। 10 साल मोदी सरकार के होने जा रहे हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे प्रमोद तिवारी जी? ये महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, सबको धोखा देने वाले 10 साल रहे हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। अब कह रहे हैं महिला आरक्षण जो मोदी जी ले आए हैं वो तुरुप का पत्ता साबित होगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे? कड़वी बात कह के अब मैं खत्म करूंगा। आज ये विधेयक महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान, द बिग बेंच के द बिग डायलॉग में। वादे के मुताबिक हमेशा एक बहुत खास और बड़े कद के मेहमान के साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं, और अभी तक तो ये वादा टूटा नहीं है और यकीन मानिए कि आज भी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो राज्यसभा सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के रामपुर खास से 9 बार विधायक रह चुके हैं। इससे भी बड़ा परिचय इनका ये है कि कांग्रेस के जब वरिष्ठ रणनीतिकारों की बात होती है तो इनका नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रमोद तिवारी जी की, और हमारे साथ आज बिग डायलॉग में प्रमोद तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, स्वागत के लिए। देखिए, मेरा पहला सवाल हमेशा एक ही होता है हर गेस्ट से, और वो आपसे भी है, कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से मेरा देश ठीक रहे, मेरे देश के लोग ठीक रहें। अब तो राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो अब तो ठीक हो ही जाएगा सब। मोहब्बत की दुकान भी खोल दी है और उनकी दुकान पे दिन ब दिन लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब लोगों को नफरत से नफरत हो रही है और मोहब्बत से मोहब्बत हो रही है। तो प्रमोद जी क्या कहते हैं आप? अब की बार इंडिया की सरकार, अब इसको इंडिया कहूं या इंडी अलायंस कहूं, क्योंकि एक नया नामकरण इंडी अलायंस हो गया इसका, इंडी गठबंधन कह रहे हैं इसको, तो इंडिया कहूं या इंडी गठबंधन कहूं? मैं तो इंडिया गठबंधन ही कहूँगा, क्योंकि इंडिया हमारा देश है, भारत है, इंडिया हिंदुस्तान है। मैं नहीं समझ पाता कि इंडिया नाम से इतनी चिढ़ खासतौर से भाजपा वालों को क्यों हो गई। कहाँ मेक इन इंडिया, कहाँ खेलो इंडिया, बिना इंडिया के नीचे नहीं उतरते थे। जब से हम लोग बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तब एक बार की इंडिया ऐसा लगने लगा जैसे अनटचेबल है। अच्छा है, अगर भारत नाम हम रख लेते तो शायद ये भारत के साथ भी ऐसा करते। तो ये इनकी कहीं से हीन भावना, कमजोरी दर्शाती है। और वही है ना कि बस हम, हमारे दो, हम दो। लेकिन मोदी जी तो इसको इंडिया मान ही नहीं रहे, वो तो घमंडिया कह रहे हैं इसको। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को नष्ट कर रहे हो और जानबूझकर ऐसा कह रहे हैं कि कोई उनको उलट के ऐसी ही बात कर दे तो चुनाव में रोने के लिए एक मुद्दा मिल जाए। हर चुनाव में किसी ने नीच नहीं कहा, वो सबको नीच कहने कि हमको तो नीच कहा गया। तो उनका हर चुनाव में है, वो रो रो के। लेकिन अब कर्नाटक ने साबित कर दिया, ना उनके आंसू काम आए, ना उनके बयानात काम आए। सब मिला के अगर आप देखो तो अब मोदी जी की गाड़ी वही हो गई है जो आरएसएस ने, ऑब्जर्वर ने कहा है कि मोदी का ना अब चेहरा चल रहा है, ना मोदी की बात चल रही है। आप चिंतन मनन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, हम सबको मिलकर, कि कौन और इसमें जोड़ा जाए। वो अकेले जिताऊ नहीं रहे, हिमाचल, कर्नाटक कई देख के। देखिए, अगर संभावनाओं की बात करें, जिस तरीके से एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है इंडिया को लेकर के, बड़ा अच्छा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी अपना काम करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कुछ सवाल सुने, और सवाल इस तरीके के थे कि चलो ठीक है, हम मान लें कि 2024 में
एक कड़ी टक्कर हम देखने वाले हैं एनडीए और इंडिया के बीच में। लेकिन सवाल ये थे कि ना तो अभी तक आपका कोई चुनाव चिन्ह आया है, ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया है, ना कोई चेहरा आपने दिखाया है कि किस चेहरे पर आप लोग चुनाव में उतरेंगे 2024 के। तो तैयारी अधूरी है क्या, अधपकी है क्या? मतलब इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जहाँ तक चेहरे का सवाल है, जवाब दिया जा चुका है। भारत का प्रधानमंत्री वही होगा जिसे बहुमत के सांसद चुनेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत का संविधान। कांग्रेस क्या कह रही है, राहुल गांधी नहीं? मैं फिर आपसे एक बार कह दूं कि क्या इंडिया कह रहा है, क्या हम कह रहे हैं, मैं वो कह रहा हूँ। हमारा सीधा सा सवाल है कि जब बहुमत आ जाएगा, राष्ट्रपति जी हमको बुलाएंगे, तो हम पूरी तरीके से प्रधानमंत्री अपना इलेक्ट करके दे देंगे। नहीं, उसके बावजूद भी क्या आपको ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि आप अलायंस में हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, 28 दल हैं, तो ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस के अफसर हमने देखा, अधीर रंजन चौधरी साहब ने जिस तरीके से आड़े हाथों लिया ममता बनर्जी को, तो अंदर ही कहीं अंदर खाने चुनाव आते आते कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाएं। तो उस हिसाब से भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि एक आम सहमति बने किसी चेहरे को लेकर। भाजपा शायद इस उम्मीद पे जिंदा है, पर उन्हें बताना चाहता हूँ, देश हमारे लिए सर्वप्रथम है। राहुल गांधी ने कहा देश हमारे लिए प्रथम है, देश की जनता प्रथम है, संविधान की रक्षा प्रथम है। हम उसके लिए कोई कुर्बानी करना होगा, करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आवाजी कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। वो पत्रकार जाने जाते हैं सरकार के खिलाफ आलोचना करने के लिए। 6 बजे आप किसी के घर में जाएंगे, उसके परिवारजनों के सामने, बच्चों के सामने आप अपमानित करेंगे, मोहल्ले वालों के सामने, कॉलोनी वालों के समय अपमानित करेंगे। वो संदेश उन 3 पत्रकारों को नहीं है, पत्रकार जगत को है कि अगर तुम नहीं मानोगे विज्ञापन बंद करेंगे, तुम नहीं मानोगे, इसको नहीं निकाल दोगे अपने यहाँ से, तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर जब वो निकल के स्वतंत्र आवाज उठाने लगता है तो फिर ऐसे ही। अब जैसे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ऐसे पूरा देश भी देख रहा है प्रमोद जी, अब इस बात में तो कोई चर्चा की गुंजाइश बचती नहीं है। मैं सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि इंडिया में आपका जो गठबंधन है उसमें बहुत सारे प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं। ममता बनर्जी भी एक रही हैं, समय समय पर लोगों की दबी हुई इच्छाएं बाहर आती रहती हैं। अभी हमने अपने चैनल पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का इंटरव्यू डाला, आप देखिएगा, अभी 4 दिन पहले डाला है, इंटरव्यू मैंने ही किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सी संभावनाएं हैं, 2024 में इंडिया मोदी को हरा भी सकता है, लेकिन शर्त यह है कि सोनिया और राहुल इस गठबंधन में ना रहें। जब तक वो इस गठबंधन में रहेंगे, इस गठबंधन का कुछ भला नहीं होगा। और स्वामी साहब तो कांग्रेस के बड़े सिपे सालार रहे कई सालों तक। वो किसके सिपे सालार नहीं, हर के सिपे सालार होते हैं और हर के साथ धोखा करते हैं। वो किसके साथ हैं? आज की तारीख मुझे बताइए किसके साथ है? उनका तो इतिहास ही यही रहा। लेकिन प्रधानमंत्री वो भी बनना चाहते हैं। मैं कहता रहा हूँ ना, मुझे कोई ताजुब नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी ठीक समझो बनना चाहते हैं, तो वो तो है वन मैन पार्टी, वन मैन। किसी पार्टी के अच्छे विचार नहीं रहते। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को किसी सुब्रमण्यम स्वामी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सारा देश देख रहा है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसमें क्या निखरे हैं वो। सोनिया गांधी जिसने प्रधानमंत्री पद ठुकराया हो, शर्म नहीं आती सुब्रमण्यम स्वामी जैसे घटिया लोगों को कि उनको कहें कि वो बनना चाहती है, उनको हटा दो गठबंधन। अरे वो आत्मा है। आप उन्हें घटिया कह रहे हैं, वो मोदी को नमक हराम कहते हैं। मतलब इस पॉलिटिक्स में खुलकर चल रहा है 2024 की जंग में सब कुछ है। देखिए, घटिया तो मैं कह रहा हूँ, दोहराऊंगा, और उनके घटियापन की जरूरत पड़ेगी तो कई सबूत दे दूंगा। घटिया आदमी है, मैंने उसे राज्यसभा में बोलते सुना है, बाहर बोलते सुना है, विचार सुने, तो वो तो एक घटिया विचार का आदमी है। और मैं कहूँगा ब्लैकमेलर टाइप का आदमी। अच्छा। कि वो किसी के खिलाफ जोर देंगे, दबाव देंगे, और वो न माने तो उसके खिलाफ। पर वो तो चैलेंज करते हैं, बीजेपी से कोई आ जाए डिबेट कर ले मेरे साथ, मेरी अपनी पार्टी का, या कांग्रेस से कोई आ जाए। और उन्होंने सर ये भी दावा किया प्रमोद जी की राहुल और सोनिया मोदी जी की जेब में है। मतलब उन इंटरव्यू में है, ये लाइन कोटेड है। मैंने इसीलिए कहा ना घटिया आदमी। घटिया ऐसे नहीं हमने उनको सर्टिफिकेट दिया है, उनके कई रूप देखे। नरसिंह राव जी के साथ जब थे तो वो क्या बोलते थे, अटल जी के खिलाफ क्या बोलते थे। अब नरेंद्र मोदी उनकी दोस्ती है, वो जाने, एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। वो उनको कहें, वो उनको कहें, मैं उन पर छोड़। भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की, कश्मीर से कन्याकुमारी की जगह हमने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ ये यात्रा चली, और इसमें भी
अगर भारत जोड़ो की हम बात करें तो यूपी हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सब बॉर्डर आप छूकर निकल आए, उसके अंदर नहीं गए, तो क्या डर था कि अलायंस पार्टीज जो हैं वो नाराज हो सकती हैं? कुछ इस तरीके की भी आवाज़ें मैंने सुनी थी कि भाई राहुल जी पूरा भारत इसीलिए नहीं समेट पाए क्योंकि उन्हें डर था कि आप उनके भारत alliance का नाराज नक्शा हो उठा के देख लें, भारत के लिए कौन सा रास्ता है कन्याकुमारी से चलो कश्मीर का। तो अगर वो सब राज्यों में जाते तो यात्रा तो अभी चल रही होती। तो एक सीधी रेखा उन्होंने खींची, उसमें जो प्रदेश पड़ते गए उसके माध्यम से वो निकल गए। महाराष्ट्र किया, अब वहाँ क्या फिक्र नहीं थी, राजस्थान किया, तमिलनाडु का हिस्सा, केरल का हिस्सा, तो सब जगह से तो गुजरे वो। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो उन्होंने वही रास्ता अख्तियार किया जो कभी शंकराचार्य का रास्ता होता था, तमाम बड़े विद्वानों का रास्ता होता था, वो रास्ता अख्तियार किया, उसमें थोड़ा बहुत डाइवर्जन करके उन्होंने उत्तर प्रदेश को भी छुआ, पंजाब को भी छुआ, हरियाणा को भी छुआ। और पंजाब में जब गए थे तो मेरे जैसे लोगों को डर लगा था कि जिसकी दादी की हत्या हुई हो, वहाँ कुछ तत्व ऐसे। और अब मोदी सरकार के समय में, कनाडा सरकार के समय में अब वो थोड़ा गतिविधियाँ बढ़ी, तो मैं तो डरा था, पर राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। आपकी बात ठीक है, लेकिन सवाल फिर भी ये उठता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से सोनिया जी मेहनत कर रही हैं, जिस तरीके से प्रियंका मेहनत कर रही हैं, हम प्रियंका को राहुल की तरह फ्रंट पर क्यों नहीं देखते? वो राज्यों में बिजी हैं, वो नेशनल पॉलिटिक्स में क्यों नहीं दिखाई देती बहुत ज्यादा? आपको नहीं लगता जो 2024 की जंग बहुत बड़ी है, इसमें सब कुछ झोंक दिया जाना चाहिए, जितनी ताकत है लगा दी जानी चाहिए? मेरे ख्याल से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको सूचना नहीं होगी, लेकिन शायद सवाल के लिए आपने मुझसे पूछ लिया है। हिमाचल चुनाव किसने संभाला? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, राज्यों में सक्रिय हैं। फिर आ गया ये ना। कर्नाटक चुनाव में किसने भूमिका निभाई? आज भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन जा रहा है, राजस्थान कौन हो गया है? तो अगर इसे राष्ट्रीय भूमिका नहीं कहते हैं तो फिर क्या ये क्षेत्रीय भूमिका? ठीक बात है। जैसे हम भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, मैंने सुना है कि राहुल जी उसका पार्ट 2 भी लेकर आ सकते हैं और ला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिया है, उसके बाद जरूरत भारत को जोड़ने की नहीं है, भारत से कांग्रेस को जोड़ने की है ज्यादा? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, कांग्रेस को समाप्त करते करते खुद ही समाप्त हो गए। भाजपा अब लुप्त प्राय, कहाँ 22 राज्यों में सरकार होती थी, कहाँ ये। और आज के हालात में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ और बहुत साफ कहना चाहूँगा, अगर आप मुझसे कहें पॉलिटिकल भाषा में कहो तो भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। जनता ने मन बना लिया है, इंतज़ार है चुनाव की तारीख का, चुनाव की घड़ी का, और हम कह सकते हैं कि चुनाव का परिणाम सबको मालूम है। 55% से ज़्यादा, 55% से ज़्यादा वोट इंडिया के साथ। और ये कहना कि भाजपा खिलाफ लड़ रहे हैं, अरे एक गठबंधन हमारा है, एक गठबंधन भाजपा का है, और उसमें उनका गठबंधन तो बहुत पुराना है। आज तक भाजपा अपने बूते पे जीत ही नहीं पाई। जब गठबंधन से लड़ती है तो गठबंधन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन आपको नहीं लगता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी सरकार रही है और आज उसको अलायंस की जरूरत है, क्षेत्रीय पार्टी की जरूरत पड़ रही है? कब नहीं थी? देखिए, अलायंस समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, मुद्दों के अनुसार होता है। आज फिर मैं कह दूं, जब हम एक लोकतांत्रिक सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, लोकतंत्र का ताना बाना पहनकर जो हिटलरशाही कर रही है, प्रेस की गिरफ्तारी आज ही की है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अभी हुई, वो क्या संविधान बचाने वाला कदम है? तो आज जिस तरीके से आप देखें ना, पार्लियामेंट के अंदर माइक बंद हो जाता है। मणिपुर, 2 एक नाम और हैं, उनके विषय में चर्चा नहीं करने देते। तो ये लोकतंत्र है। तो आज संविधान बचाने के लिए हम निकले हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए निकले हैं। उसके लिए अगर कहीं को कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम देंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेगा, देश का संविधान बचाने के लिए लड़ेगा, देश को बचाने। अरे क्या, आज एक उनके एमएलए रहे हैं, पदाधिकारी हैं बड़े, क्या बयान है उनका कि अगर उनका मंत्री कहता है कि वेस्ट उत्तर प्रदेश बनना चाहिए, पश्चिमांचल बनना चाहिए, तो कहते हैं अगर बन गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। ये क्या भाषा है? अब तो मोदी जी जब कर्नाटक में बोलेंगे कि बटन दबाने के पहले भाजपा कमल वाली जय बजरंग बली बोलना, क्या ये भारत के प्रधानमंत्री जिस पर कभी तो सर नतीजा आ तो गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी बैठे तो उस पद पे बैठे हुए आदमी की ये भाषा है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहते हैं, अगर हम पलट के कह दें उनके लिए यही भाषा, उनके लिए, तो कहेंगे तो मुझे तो गाली दी जा रही है, मेरा अपमान किया जा रहा है, और रोना शुरू कर देंगे। हम न तुमको रोने देंगे न हंसने देंगे। चुनाव लड़ो, ईमानदारी से लड़ो, मुद्दों पे लड़ो, जवाब दो कि 15 लाख अभी तक क्यों नहीं दिया, जवाब दो कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिली होती तो 20 करोड़ लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली, उल्टे 1 करोड़ कम हो गई। जवाब दो 240 रुपए में टमाटर, तो सवाल उठाने वाले भी बेरोजगार हो रहे हैं। 240 रुपए टमाटर क्यों बिक रहा है? बताओ, पेट्रोल जो तुमने वादा किया था 35 रुपए में, वो 100 के पार कैसे गया? बताओ, इस बात का जवाब दो 10 साल बाद कि कैसे गैस का सिलेंडर जो 300-350 था 1100 कैसे बिक रहा है? अच्छा, लेकिन मोदी जी के ऐसे दीवानों की बाइट्स भी वायरल होती रहती है। प्रमोद जी जो कहते हैं कि 200 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो तब भी मोदी जी को वोट देंगे, सिलेंडर 5000 कर दो तब भी मोदी जी को वोट देंगे। वही रह जाएंगे। मोदी जी के साथ जनता नहीं रहेगी, किसान नहीं रहेगा, जिसकी दुगनी फसल का वादा किया था, दुगनी आमदनी का वादा किया था। अब यही रह जाएंगे पेड एम्प्लॉइज। इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो पेड एम्प्लॉइज हैं उनके। आखिर लूट, राष्ट्र की, पूरे देश की लूट कहाँ खर्च हो रही, इन्हीं कामों में। अच्छा, इधर मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी बढ़ रहे हैं आगे। सत्यम शिवम सुंदरम का उनका पोस्ट देखा मैंने, मैं आपका भी ट्विटर हैंडल देखता रहता हूँ। ये स्ट्रेटेजी सॉफ्ट हिंदुत्व की कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? मतलब जरूरत पड़ गई, हिंदुत्व का सहारा तो कांग्रेस भी ले रही है। सॉफ्ट और हार्ड, ये तो परिभाषा आप लोग दो। हम बात करते हैं हिंदुत्व की, हम बात करते हैं सनातन की। हम जब राहुल गांधी वो बोल रहा है कि पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, सबकी जनगणना होनी चाहिए, तो उस पर क्या खामोशी? ऐसे तो नीच शब्द पे आप चले जाते हो, जात शब्द पे आप चले जाते हो, इस पे खामोशी क्यों? बत्ती गुल क्यों हो जाती है? उसका एकमात्र कारण है कि आप गरीबों को न्याय नहीं देना चाहते, क्योंकि जिस दिन गरीबों को न्याय मिल जाएगा, उनको उनका हक मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारे दो साफ हो जाएंगे। आप इस बात का जवाब दो कि गरीबी की रेखा के नीचे ये 22% लोग और कैसे आ गए। इस बात का जवाब दो कि आपकी सरकार में अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, इसका जवाब दो। आप बात कर रहे हो घमंडिया गठबंधन, अरे यही घमंड तोड़ेगा तुम्हारा, यही घमंड तोड़ेगा। ये जिसको घमंडिया गठबंधन कह रहे हो ना, ये भारत का गठबंधन है, इंडिया का गठबंधन है, देश की आम जनता का गठबंधन है, पिछड़े का, दलित का, सबका गठबंधन है, और बहुत भारी पड़ेगा मोदी जी आप पर। आपका और कोई बोले ना बोले, मोदी जी का चेहरा देखो आजकल, पता लग जाता है कि अब जाने की बारी है। नहीं, लेकिन मोदी जी जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी जा रही है कि नहीं जा रही है तय नहीं है ना सर। हो सकता है कोई और चेहरा आ जाए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ये भी कहा कि मोदी नहीं रहेंगे, मोदी के चेहरे पर बीजेपी हार सकती है, चेहरा कोई और होगा। उन्होंने नाम नहीं बताया, बोले नहीं तो पार्टी के अंदर के लोग ही खत्म कर देंगे। इसलिए अब आपने घटिया आदमी कह दिया तो मैं उनको कोट नहीं करूंगा ज्यादा। मोदी को हटा दो तो सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पे लड़ लो। भाई बताओ ना, मोदी जाते, वो तो इंतजार कर रहे हैं पार्टियों ने। मोदी जी का ये वादा है कि जब मैं जाऊंगा तो भाजपा को इस काबिल नहीं छोड़ के जाऊंगा कि अगले 20 साल लौट सके भाजपा। ये मेरा स्टेटमेंट है। ये आपने बड़ी बात कही है कि मोदी जी मतलब लार्जर देन लाइफ हो गए, उनके सामने संघ अब कुछ नहीं है। पहले कहते थे कि लार्जर विश्व गुरु बन रहे थे। 20, 25, 30, 50 इकट्ठा कर लो, वहाँ जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे ना लो, मोदी करवा लो। अब तो वो भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। एक हाल में बंद कर लो उनको, बोलो गए तो थे। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, बाइडेन ने यहाँ तो बोले नहीं थे उसको, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की, मालूम है ना जी? वियतनाम में जाकर क्या बोला कि जिस तरीके धर्म के नाम पर तो कर रहे हैं, मोदी को सुधार करना पड़ेगा। कनाडा में क्या हो रहा है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं सब। हिंदुस्तान का नक्शा उठाइए, माफ़ नहीं करेंगी आने वाली पीढ़ियाँ। हिंदुस्तान के नक्शे के बगल में नेपाल, जिसे हम भाई कहते हैं, पड़ोसी नहीं, उससे संबंध खराब। चीन जबरदस्ती घुस आया है लद्दाख में, रोक दिया उसने गश्त करने के लिए, 20 सैनिक हमारे मार दिए। पाकिस्तान, रोज आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं। बांग्लादेश, जिसको जन्म दिया इंदिरा गांधी ने, उससे संबंध आपके खराब। श्रीलंका से आपके संबंध खराब। तो इस आदमी का कोई संबंध हिंदुस्तान का किसी के साथ सामान्य रहने नहीं दे रहा है। कनाडा में जिसके लिए कुर्बानी दी इंदिरा गांधी ने, वो आतंकवाद फिर जन्म ले रहा है। खालिस्तानी नारे लिखे जा रहे हैं, लंदन में नारे लिखे जा रहे हैं, यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ लिखे जा रहे हैं।
तो आप किसी एक मोर्चा बता दो जिसमें सफल रहे हो, बस एक में, कि झूठे वायदों जुमलों के साथ आप 10 साल भारत की जनता के साथ धोखा करते रहे हो, उसमें सफल रहे हो, लेकिन अब उतार पे हो। इंडिया के आने की बारी है, मोदी के जाने की बारी है। सर लेकिन इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका रहेगी। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, आपको लगता है कांग्रेस राजस्थान में अच्छा परफॉर्म करेगी? हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको क्या बताने की जरूरत है, वहां जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच है, आपको लगता है उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? आपकी पैनी नजर रही है। बीती बातें कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है कि वो साथ में ला दिया गया है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर क्या ये सच्चाई है? देखिए, जहां कांग्रेस की बात है, राजस्थान की बात है, सब एक है। जहां अपने अपने हित होते हो सकता है हितों का टकराव हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी। ये गहलोत साहब अगर एक तरफ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ पायलट साहब भी बोल रहे हैं, और मैं वहां से राज्यसभा का सांसद हूं। मैं दावे से कह सकता हूं, जो हेल्थ स्कीम उन्होंने चलाई, एजुकेशन की स्कीम चलाई, जिस तरीके से महिलाओं को 500 रुपये में उन्होंने गैस का सिलेंडर दिया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया, जो यूथ के लिए उन्होंने नौकरियों के दरवाजे खोले। और दूसरी तरफ क्या है मालूम है, 13 जिले हैं राजस्थान में जहां पे एक जो न्यू कैनाल बन रही थी उसको राष्ट्रीय दर्जा देना था, वहीं से जल शक्ति मंत्री आज तक नहीं दिया। मैंने उठाया राज्यसभा में, नहीं किया। तो भाजपा ने सवाए बांटने के और किया क्या, इसीलिए लड़खड़ा जाते हैं। नाई की दुकान पे वो कपड़े की दुकान बोल जाते हैं। मोदी जी का अब सुर जो है ना, बेसुरा हो गया। और अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो वहाँ कमल हैं या कमलनाथ? वहाँ कमल भी कुछ जगहों पे है जाने वालों के साथ, वहाँ कमलनाथ भी हैं आने वालों के साथ। तो लड़ाई है जाने वाले और आने वालों। जनता नाराज क्यों नहीं, मैं बता दूं आपको। चुना किसको था उन्होंने? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस। ठीक बात है। बहुमत किसका था? कांग्रेस। खरीद कर, फरोख्त के साथ, धोखा देके, फरेब करके एक विश्वासघात हुआ देश में, और उस विश्वासघात के हर कोई गवाह है। किसी को मंत्री पद की केंद्र की लालच दे दी, किसी की जमीन सीलिंग में बचा दी, तो आज तो ये हालत है वहाँ पे। तो वो सरकार को वहाँ सिर्फ कांग्रेस अकेले सरकार नहीं रहा जी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और जो हमारे नेता हैं वो अकेले सरकार नहीं रहा है। मध्य प्रदेश की जनता मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार लाने जा रही। लेकिन जब कमलनाथ के बारे में मैं पढ़ता हूं सर, तो ये रॉ अधिकारी जीबीएस सिद्धू साहब का जो आरोप है, ये आपको नहीं लगता जो खालिस्तान का मुद्दा आजकल गर्म है और इन्होंने कमलनाथ का नाम लिया है, साफ तौर पर कहा है कि कमलनाथ, संजय गांधी, उनके ग्रुप के लोग भिंडरावाले को फंडिंग करते थे। और सिद्धू साहब ने यह भी बताया कि उस समय वो कनाडा में तैनात थे और ये सवाल उठते थे कि भाई कांग्रेस जो है वो खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है। कि आपकी जानकारी 100% गलत है। मैं जानकारी नहीं, ये तो बयान है, आप सवाल करेंगे, सवाल आप करेंगे, जवाब मैं दूंगा। जी बिल्कुल ठीक। और कुछ करना हो कर लीजिए, जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं मुझे पता है। सुनिए, जवाब मेरा ये है कि इतनी अदालतें, जांच एजेंसी की चार्जशीट क्या दाखिल, उसमें कमलनाथ का नाम है? भूलिए ना। तो फिर इस तरीके से किसका क्या बयान है, किसकी क्या इच्छा है, कोई क्यों दे रहा है, किस जवाब दे रहा, अलग बात है। कमलनाथ का आतंकवाद तो क्या, कमलनाथ का हिंसा से दूर दराज तक कभी वास्ता नहीं रहा है। मैं और वो दोनों 80 में इलेक्ट होकर साथ साथ आए थे। बेदाग चरित्र है, बेदाग व्यक्तित्व है, और कम से कम ये आरोप तो निहायत ही घटिया, झूठा, कपटपूर्वक। अब कह रहे हैं महिला आरक्षण जो मोदी जी ले आए हैं वो तुरुप का पत्ता साबित होगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। आप इसको कैसे काउंटर करेंगे 2024 में? कड़वी बात कह के अब मैं खत्म करूंगा। बहुत कड़वी बात होगी। जिन महिलाओं को धोखा देना फितरत है भाजपा की, अब इसी में निकाल लीजिएगा किस किस ने धोखा दिया है। आज ये विधेयक महिलाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा है। आज तक मेरा 43 साल का राजनीतिक किसी न किसी सदन का सदस्य हूँ मैं। ऐसा विधेयक जो कब पारित होगा उसकी तारीख ही नहीं है, और जो 2 शर्तें लगाई गई हैं उसमें डिलिमिटेशन एंड जनगणना की, 15 साल तो होता नहीं, 9.5 साल आपने किया नहीं। जब चुनाव 5 महीने रह गया तो आपने किया है। तो क्या आप महिलाओं को मूर्ख समझते हो? गया वो जमाना जो आपका था। अब महिलाएं पढ़ लिख कर स्वावलंबी हो गई हैं, महिलाएं पढ़ लिख कर समझदार हो गई हैं। आपकी जो थ्योरी ना, हमारे यहाँ महिला हमेशा पूजनीय थी, और आपके लिए फिर नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं, इसलिए आपसे कुछ नहीं कहना चाहता मोदी जी, पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ, ये उल्टा पड़ेगा। जब महिलाएं महसूस करेंगी 24 में टिकट मांगने जाएंगी, रिजर्वेशन नहीं होगा। मसौदा तो आप ही का था सर। ये
मसूदा तो हमारा था, विरोध किसने महिलाओं का किया था? 1989 याद कर लीजिए, तारीख याद कर लीजिएगा, जब पंचायत राज में आज जहां हमने प्रधान महिला कर दी, बीडीसी महिला कर दी, ब्लॉक प्रमुख महिला कर दी, जिला पंचायत अध्यक्ष महिला कर दी, नगर निकाय में सभासद महिला कर दी, चेयरमैन मेयर महिला कर दी, तो उसको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 1989 में जब राजीव गांधी लेके आए थे तो भाजपा ने उसके खिलाफ मतदान किया था। और हमें बताएं, आप लेके आए हो, हम जानते हैं कि जो लेके आप आए हो आपका गेम ये था कि हम इसी पे विरोध कर देंगे, आप वो बदला लेना चाह रहे थे, पर हमने बता दिया महिलाओं के लिए जहां जब जरूरत पड़ेगी हम महिलाओं के साथ खड़े हैं। पर एक चीज है, लाना पड़ेगा तुम्हें, जैसे हम पंचायत राज में लाए थे, आप ले आइए महिलाओं का आरक्षण, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, हर वर्ग धर्म में, और ये करिए, और नहीं कर पा रहे हो तो हमें दे दो, हम बना देते हैं उसको पारित। सर, आपको नहीं लगता मंडल कमंडल की राजनीति फिर शुरू होने वाली है? बिहार में भी जातिगत आधार पर जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया है, उसके बाद अभी राजनीति एक अलग रुख लेगी, अलग मोड़ लेगी। क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आखिरी सवाल अपना समझ लीजिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मंडल कमंडल की राजनीति जो नाम देना हो आप दें। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि विदेश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और देश की धन संपत्ति गरीबों से लूटकर, मध्यम वर्ग से लूटकर, महंगाई के नाम पर ले जाके 2 तिजोरियों में बंद करने का दिन खत्म हो गया। इस चुनाव में मुद्दा यही हो। एक आखिरी सवाल बस, 10 साल मोदी सरकार के होने जा रहे हैं, 10 में से कितने नंबर देंगे प्रमोद तिवारी जी? अभी वो नंबर बना नहीं जो मैं दे सकूं उनको, कि -0 में ले जाऊंगा। सुनिए, -0 में ले जाऊंगा। इस देश को बर्बाद करने वाला अर्थव्यवस्था, इस देश की महंगाई का चरम ले जाने वाली, इस देश को जाति और धर्म के नाम पे ऊपर बैठा व्यक्ति संवैधानिक रूप से नीचे बांटे, वो 10 साल रहे हैं। ये महिलाओं को, किसानों को, नौजवानों को, सबको धोखा देने वाले 10 साल रहे हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है। चलिए प्रमोद तिवारी जी, आपने बहुत बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, और मैंने भी बेबाकी से पूछे हैं आपसे सवाल। मैं क्लोजिंग करूंगा आपका धन्यवाद करते हुए। आपने अपने व्यस्त समय में से इतना समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद तिवारी जी। आपने जो सवाल पूछे उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि ये सवाल जो थे उसका जवाब देने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो द बिग डायलॉग में आपने देखा कांग्रेस के प्रमुख रणनीतिकार, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ थे, और उनका ये दावा है कि 2024 में मोदी जा रहे हैं और इंडिया वाले आ रहे हैं। आप 55% बने रहिएगा द बिग बेंच के साथ। द बिग डायलॉग में एक बड़े और खास मेहमान के साथ बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। थैंक यू सर।